नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MPS कोचिंग क्लासेस पर। हम शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर विकास के विभिन्न रूप आज हमारा टॉपिक करने जा रहे हैं। इससे पहले शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं, इसकी वीडियोस जो हैं अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। और मैं आपको जो हर वीडियो में हर बार एक ही बात कहती हूँ वो ये कि आप अपनी जो है नोट्स जो हैं अपने नोट्स ज़रूर बनाएं, लिख लिख के याद करें, वीडियोस को पॉज करके देखें, इसको नोट डाउन करें अपने किसी भी रजिस्टर के ऊपर, जहाँ भी आप कॉपी के ऊपर जो भी नोट करते हैं, मगर आप अपना जो है अपने नोट्स स्वयं के खुद बनाएं। उसके बिना जो है तैयारी करने का कोई औचित्य नहीं है। हिंदी के अंदर भी जितने हो सके उदाहरण करें हर टॉपिक के, गणित के अंदर भी यही है, इंग्लिश के अंदर भी यही है, सामाजिक के अंदर भी, जहाँ भी अपना जो भी टॉपिक है, प्रतियोगी परीक्षा के अंदर अपने जो उसका निखार आता है ना, तो वो अपने अभ्यास से आता है, अपने नोट्स से आता है। तो आई होप कि आप अपने नोट्स बना रहे होंगे और लॉकडाउन का जो आपको ये समय मिला है तैयारी करने का, तो डेफिनेटली आप उसमें तैयारी कीजिए और आने वाले समय में वैकेंसी आएगी। अपनी सोच को पॉजिटिव रखिए, प्रार्थना करिए भगवान से और अपनी पढ़ाई की तरफ जो है सजग रहिए कि आपको आने वाले समय में जो भी वैकेंसी आए तो आप उसमें सफलता हासिल करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, विकास के विभिन्न रूप। शारीरिक विकास। वजन। जन्म के समय स्वस्थ शिशु का भार लगभग 7.5 पौंड होता है। 4 माह के शिशु का 14 पौंड, 8 माह के 18 पौंड और 1 वर्ष के शिशु का जो भार है वो 21 पौंड होता है और जो 1 पौंड होता है वो 453 ग्राम के बराबर होता है। नोट: पूर्व किशोरावस्था में लड़कियों का वजन तेज गति से, जबकि उत्तर किशोरावस्था में लड़कों का वजन तेज गति से बढ़ता है। 1 वर्ष की आयु में बालक का वजन अपने जन्म के वजन का लगभग 3 गुना हो जाता है। हृदय की धड़कन। जब शिशु गर्भावस्था में 4 सप्ताह का होता है तभी से हृदय धड़कना शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत धड़कता रहता है। अतः हृदय को शरीर का सबसे क्रियाशील और व्यस्त अंग माना जाता है। 1 माह की आयु में हृदय की धड़कन 140 बार प्रति मिनट होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछा जाता है कि 1 माह के शिशु की जो हृदय की धड़कन होती है वो कितनी होती है, तो वो कितनी होती है 140 बार प्रति मिनट। 6 वर्ष की आयु में हृदय की धड़कन 100 बार प्रति मिनट और 12 वर्ष की आयु में हृदय की धड़कन 85 बार प्रति मिनट होती है। किशोरावस्था में 16 वर्ष की आयु जो होती है, किशोरावस्था में 16 वर्ष की आयु में हृदय की धड़कन 72 बार प्रति मिनट हो जाती है। अब देखेंगे हम लंबाई। स्वस्थ शिशु की जन्म के समय जो लंबाई होती है लड़के में और लड़कियों में अलग अलग तरीके से वो बढ़ती है। तो किस तरह से लड़कों में कितनी होती है स्वस्थ शिशु की जन्म के समय 20 इंच और लड़की की होती है 19 इंच। पूर्व किशोरावस्था में लड़कियों की लंबाई तेज गति से तथा उत्तर किशोरावस्था में लड़कों की लंबाई तेज गति से बढ़ती है। लड़कियां अपनी अधिकतम लंबाई 16 वर्ष की उम्र में तथा लड़के अपनी अधिकतम लंबाई 18 वर्ष की आयु तक पा लेते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि जो लंबाई है वो जन्म के समय लड़के की ज़्यादा होती है, 20 इंच बता रहा है ना ये, तो और लड़की की होती है 19 इंच। यहाँ पे आपने देख लिया होगा और नोट डाउन भी कर लिया होगा। और पूर्व किशोरावस्था में लड़कियों की लंबाई तेज गति से बढ़ रही होती है और उत्तर किशोरावस्था में लड़कों की लंबाई बढ़ती है। मतलब कि किशोरावस्था में पहले लड़कियां जो है लंबाई में वृद्धि करती हैं और उसके बाद उत्तर किशोरावस्था में लड़के लंबाई में वृद्धि करते हैं। और लड़कियों की अधिकतम लंबाई 16 वर्ष में और लड़के अपनी अधिकतम लंबाई 18 वर्ष की आयु तक पा लेते हैं। अब देखेंगे हम हड्डियाँ। गर्भावस्था में शिशु में 306 हड्डियाँ होती हैं, 306 गर्भावस्था में, और जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियाँ, किशोरावस्था में 206 हड्डियाँ होती हैं। तो हमें 3 जो आंकड़े हैं वो याद रखने हैं। गर्भावस्था में 306, 270 जन्म के समय और किशोरावस्था में 206 हड्डियाँ होती हैं। नोट: धीरे धीरे इन हड्डियों में कठोरता आना शुरू हो जाता है जिसे अस्थिकरण या अस्थि निर्माण कहते हैं।
अब यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अस्थिकरण या अस्थि निर्माण क्या है, तो वो ये है कि हड्डियों में कठोरता आना जो शुरू हो जाती है वो क्रिया क्या कहलाती है? अस्थिकरण। हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी होती हैं। जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती हैं जो नरम, मुलायम और लचीली होती हैं। पेस्टोलॉजी का मानना था कि 14 वर्ष की आयु में हड्डियों की संख्या 550 हो जाती है। ये पेस्टोलॉजी मानते हैं सिर्फ कि 14 वर्ष की आयु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 550। मांसपेशियां देखते हैं। जब शिशु गर्भावस्था में 3 सप्ताह का होता है तो मांसपेशियां बनना शुरू हो जाती हैं। जन्म के समय कुल वजन 23% हिस्सा मांसपेशियों का होता है और 9 वर्ष की आयु में 33% हिस्सा जो होता है वो मांसपेशियों का होता है। 12 वर्ष की आयु में 36%, 16 वर्ष की आयु में कुल वहाँ का लगभग जो है 44% हिस्सा जो होता है वो मांसपेशियों का होता है। व्यक्ति के शरीर में 639 मांसपेशियां पाई जाती हैं। ये आप इतने ही आंकड़े अपने को ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना हम देख सकते हैं कि जब शिशु का गर्भावस्था में 3 सप्ताह का होता है तो मांसपेशियां बनना शुरू हो जाती हैं और जन्म के समय जो होती है ना, कुल वजन का 23% हिस्सा जो होती है मांसपेशियां होती हैं। ठीक है जी। अब हम देखेंगे दांत। ये शरीर का सबसे कठोर भाग है। प्राथमिक जो दूध के दांत होते हैं अस्थाई, वो प्राथमिक दांत, अस्थाई दांत और दूध के दांत कहलाते हैं। इनकी कुल संख्या 20 है। द्वितीयक और या स्थायी दांत, इनकी अधिकतम संख्या 32 होती है। सामान्यतः व्यक्ति के 28 से 32 दांत पाए जाते हैं और व्यक्ति का अंतिम दांत प्रज्ञा दांत या अक्कल जाड़ कहलाता है, जो आई होप हम सब में आ चुकी होगी। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, जब भी हम विषय कोई भी पढ़ें तो उसको ना एंजॉय करके पढ़ना चाहिए हमेशा। कभी भी भार लेके नहीं पढ़ना चाहिए और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अरे हम ये पढ़ रहे हैं, ये आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं कहाँ से पेपर आएगा। तो उससे क्या होता है, पहले एक तो डिमोरलाइजेशन आ जाती है अपने में और दूसरा क्या होता है, नेगेटिविटी हावी हो जाती है। ये दोनों ही चीज़ें हमारी जो तैयारी को बहुत ही प्रभावित करती हैं। ये मैं सेल्फ जो मेरा एक्सपीरियंस है उसकी बात कर रही हूँ। तो आपने इन दोनों चीज़ों को नहीं आने देना है। हमेशा कॉन्फिडेंस में रह के पढ़ना है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ पेपर इसी में से ही आएगा। कोई ये तो है नहीं कि दूसरी दुनिया से पेपर आएगा। आपके सामने सिलेबस है, सिलेबस रखिए, उसको सिलेबस को भी लिखिए 4 बार, कम से कम 4 बार 5 बार सिलेबस को देखिए, लिखिए, उसको याद रखिए। कई 2 3 4 क्वेश्चन तो सिलेबस में से ही मिल जाते हैं। ठीक है, इससे किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है कि आंकड़े इतने हो गए या मनोविज्ञान। अरे हर विषय जो है वो बहुत ही इन्जॉय लेकर पढ़ने वाला होता है और बहुत ये हमारा भविष्य बनाने वाला है। तो इसको इन्जॉय से, मज़े से पढ़ो। और हाँ, एक चीज़ और मैं कहना ही भूल गई कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। और आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ना ही लाइक करते हैं, तो प्लीज़ आप जो न्यू व्यूअर्स हैं या जो पहले के हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए अब अपने देखते हैं मनोलैंगिक, जिनके प्रतिपादक कौन है, सिगमंड फ्राइड साहब। इन्होंने मनोलैंगिक विकास के 5 अवस्थाएं बताई हैं। पहली मुख्य प्रधान अवस्था, समय जन्म से 2 वर्ष। इस अवस्था में बालक का जो ध्यान का केंद्र बिंदु उसका मुख होता है। इस अवस्था में बालक चूसना, काटना और निगलना जैसी क्रियाएं करना सीख जाता है। इस अवस्था में बालक में लिबिडो ग्रंथि का निर्माण शुरू हो जाता है, जिसे लैंगिक ऊर्जा के साथ जोड़ा जाता है। लिबिडो ग्रंथि का पूर्ण विकास किशोरावस्था में हो जाता है। इसी कारण किशोरों में प्रजनन क्षमता पाई जाती है। सेकंड जो अवस्था है, गुदा प्रधान अवस्था, समय 2 से 4 वर्ष। इस अवस्था में बालक का व्यवहार क्रोधी, चिड़चिड़ा, जिद्दी, स्वार्थी प्रवृत्ति का हो जाता है। सिगमंड फ्राइड ने 2 भागों में इस अवस्था को बांटा है। गुदा धारण अवस्था, बालक मलमूत्र के बारे में नहीं बताता, वह रोकने की कोशिश करता है। गुदा निष्कासन अवस्था, बालक मलमूत्र के बारे में शुरू में जो है बताना शुरू कर देता है, वह स्वैच्छिक मलमूत्र का त्याग करना शुरू कर देता है। लिंग प्रधान अवस्था, थर्ड, समय 4 से 6 वर्ष। इस अवस्था में लड़कों में ऑडिपस ग्रंथि का
जो माता के प्रति आकर्षित होती है, तथा लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि का, जो पिता के प्रति आकर्षण ग्रंथि मानी जाती है, का निर्माण शुरू हो जाता है। इन दोनों ही ग्रंथियों का प्रमुख कार्य विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की भावना को पैदा करना है। इन दोनों ही ग्रंथियों का पूर्ण विकास किशोरावस्था में हो जाता है। इसी कारण किशोरों में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की भावना अधिक पाई जाती है। आपको ये सब समझ आ गया होगा। ये एक कई बार पूछा गया है किन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं में कि जो लड़कों में जो माता के प्रति आकर्षण वाली ग्रंथि होती है और लड़कियों में जो पिता के प्रति आकर्षण वाली ग्रंथि होती है, क्रमशः है, दोनों को वो इकट्ठा देता है जोड़े में। तो पहले अगर उसने लड़के की पूछी है जो माता के प्रति आकर्षण वाली होती है, तो वो तो होती है ऑडिपस, और लड़कियों में जो ग्रंथि होती है जो पिता के प्रति आकर्षण वाली होती है वो है इलेक्ट्रा। तो अगर वो लड़की पहले लिखता है तो इलेक्ट्रा पहले आएगा, और लड़का पहले लिखता है तो ऑडिपस आएगा। इन दोनों ही ग्रंथियों का पूर्ण विकास किशोरावस्था में हो जाता है। इसी कारण किशोरों में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की भावना अधिक पाई जाती है। इसको अब ध्यान रखना, कौन सी माता के प्रति आकर्षण वाली है और कौन सी पिता के प्रति आकर्षण वाली है। अव्यक्त अवस्था, समय 6 से 12 वर्ष। इस अवस्था के अंतिम चरण में बालक में शारीरिक परिवर्तन तेज गति से होते हैं, और इन परिवर्तनों को बालक अपने से बड़ों के सामने विचारों में अभिव्यक्त नहीं कर पाता, अतः इसे अव्यक्त अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था में बालक में सामाजिकता, नैतिकता, चरित्र, सद्गुण और सहयोग की भावना विकसित होती चली जाती है। 5th, जननात्मक अवस्था, समय 12 वर्ष के बाद। इस अवस्था में बालक की यौन अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है और बालक में प्रजनन क्षमता विकसित हो जाती है। जननात्मक अवस्था कोई है ही नहीं। भाषात्मक अवस्था, प्रतिपादक चोम्स्की। चोम्स्की का मानना है कि भाषा विकास में पहले स्वर, बाद में व्यंजन सीखा जाता है, उसके बाद शब्द, वाक्य और पंक्ति को सिखा दिया जाता है। भाषात्मक विकास के प्रतिपादक कौन है? चोम्स्की। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है। और चोम्स्की ये मानते हैं कि भाषा विकास में पहले स्वर, कंठ से हम स्वर, हिंदी में भी अपनों ने यही सीखा है कि जो स्वर हैं वो कौन से होते हैं? कंठ वाले। तो पहले बच्चा क्या सीखता है? स्वर सीखता है। उसके बाद वो व्यंजन सीखता है, और उसके बाद शब्द, फिर वाक्य और फिर पंक्ति को सीखा जाता है। भाषा सीखने का सही क्रम: LSRW, लिसनिंग, पहले वो सुनेगा, स्पीकिंग, फिर वो बोलेगा, रीडिंग, फिर वो पढ़ेगा, और फिर राइटिंग, बाद में वो लिखेगा। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। स्किनर के अनुसार भाषा सीखने का सहायक तत्व अनुकरण व पुनर्बलन है। जीन पियाजे के अनुसार मैं से सीखने का सहायक तत्व अनुकरण है। जो वो स्वयं से सीखेगा ना बच्चा, वो जीन पियाजे मानते हैं कि वो क्या है? वो अनुकरण से ही सीखता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो छोटे भाई बहन होते हैं वो अपने बड़े भाई बहनों की तुलना में जल्दी सीखते हैं, क्योंकि जो पहला बेबी बच्चा होता है वो अपने आप से, स्वयं से, अपने माँ बाप से या वातावरण से जो भी उसको मिल रहा है वो सीख रहा होता है। और छोटे भाई बहन होते हैं वो अपने बड़े भाई बहनों को अनुकरण करके सीखते हैं। इसीलिए वो जल्दी बोलना, जल्दी चलना, हर चीज़ में जल्दी सीखते हैं, ये देखा गया है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सीखने का सहायक तत्व सामाजिक, सांस्कृतिक व निर्मितवाद को माना है। चोम्स्की और स्किनर के अनुसार भाषा सीखने और विचार अभिव्यक्त करने की क्षमता लड़कों की तुलना में लड़कियों में अधिक पाई जाती है। ये कौन मानते हैं? चोम्स्की और स्किनर दोनों। भाषा विकास के संबंध में शिशु के द्वारा की जाने वाली पहली क्रिया रोना है, अर्थात भाषा विकास रोने से प्रारंभ होता है। भाषा सीखने की सबसे सहायक संस्था परिवार है तथा बाल विकास को प्रभावित करने का सर्वाधिक कार्य खेल का मैदान करता है। तो वो ये कह रहे हैं कि पहली क्रिया तो रोना है, अर्थात भाषा विकास जो है वो रोने से प्रारंभ हो जाता है। तो बच्चा सबसे पहले अपने देखते हैं कि जन्म के समय वो क्या करता है? रोता है। अगर बच्चा नहीं रोता है तो यह चिंता का विषय होता है। इससे उसके दिमाग पर भी कहते हैं असर पड़ता है, और उसकी जो बुद्धि है प्रभावित होती है, मानसिक विकास जो है प्रभावित होता है। तो सबसे पहले क्या होता है? जन्म के समय बच्चे का रोना बहुत आवश्यक है, और वहीं से ही उसकी शुरुआत हो जाती है भाषा के विकास की। तो सबसे सहायक जो संस्था होती है उसका परिवार होता है, जो उसके बाल विकास को प्रभावित करने का सर्वाधिक काम करते हैं। और उसके बाद जो खेल का मैदान, जब बच्चा खेलने
के लिए तैयार हो जाता है, बाहर जाने के लिए शुरू हो जाता है, तो वो अलग अलग बच्चों से मिलता है, अलग अलग वातावरण में जाता है, समाज के लोगों से मिलता है, तब भी उसकी क्या है, भाषा का विकास होता है। अब हम पढ़ेंगे संवेगात्मक विकास। संवेग शब्द अंग्रेजी भाषा के इमोशन शब्द से बना है और अंग्रेजी भाषा का इमोशन शब्द लैटिन भाषा की इमोवर से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ गति करना, हलचल करना या उत्तेजित करना है। संवेगों का अध्ययन करने वाला प्रथम मनोवैज्ञानिक वॉटसन है। जो संवेगों का अध्ययन करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन थे? वॉटसन। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं संवेगों से संबंधित, तो अपने वो देखते हैं हम। ये आपने जरूर याद रखना है कि संवेगों का अध्ययन करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? वॉटसन। जरशील्ड संवेग शब्द उत्तेजित होना, भड़क उठना, गुस्से में आना, क्रोधी होना आदि व्यवहार को प्रकट करता है। अरस्तु क्रोध करना आसान कार्य है, लेकिन सही समय पर सही व्यक्ति से सही मात्रा में सही क्रोध करना आसान कार्य नहीं है। कितनी अच्छी बात कही गई है कि अपने कहते हैं ना कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा आता नहीं है, हम गुस्सा करते हैं। स्पेशली बात ही है, नहीं तो हमें कैसे नहीं पता होता कि हमने इस इंसान के सामने, इस बंदे के सामने हमने क्रोध करना है, इसके सामने नहीं करना है। जो अपने से कमज़ोर होता है हम उसी पर क्रोध करते हैं, ये ऐसा होता है, देखा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा, क्रोध नहीं करना है। हम कहते हैं ना गुस्सा आ गया, नोट आता नहीं है, गुस्सा करते हैं। तो अरस्तु महोदय कितनी बढ़िया बात कहते हैं कि क्रोध करना हम करते हैं, आसान कार्य है, लेकिन सही समय पर सही व्यक्ति से सही मात्रा में सही क्रोध करना आसान कार्य नहीं है। वॉटसन संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। जिन्होंने संवेगों के ऊपर बात की है सबसे पहले, वो बोलते हैं संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। मैकडूगल संवेग एक मनोशारीरिक प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा मूल प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त किया जाता है। मैकडूगल मूल प्रवृत्तियों को बताने वाले, ये अपने आगे पढ़ेंगे, डेनियल गोलमैन और मैकडूगल, ये अपने आगे जब पढ़ेंगे ये संवेगों वाले टॉपिक, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। तो वो पूरे अपने व्यवहारिक है ये टॉपिक, तो वहाँ पढ़ेंगे इनको। अभी इतना ध्यान रख लीजिए कि संवेग एक मनोशारीरिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मूल प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त किया जाता है। नोट, संवेगों को नियंत्रित करने का कार्य हाइपोथैलेमस द्वारा किया जाता है। संवेगों को संचालित और नियमन करने का कार्य प्रमस्तिष्क द्वारा किया जाता है। हाइपोथैलेमस हमारे मस्तिष्क का एक भाग होता है। ये जब अपने साइंस के अंदर मस्तिष्क की संरचना पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये नाम आएगा, याद रखिएगा, मैं पूछूंगी ये नाम कहाँ आया था। तो हाइपोथैलेमस जो है संवेगों को नियंत्रित करते हैं और संवेगों को संचालित और नियमन करने का कार्य प्रमस्तिष्क द्वारा किया जाता है। संवेग तथा मूल प्रवृत्तियाँ। अब हम संवेगों के बारे में और मूल प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे, दोनों ये साथ साथ चलती हैं। मैकडूगल ने व्यक्ति में 14 संदेश और 14 मूल प्रवृत्तियां मानी हैं। गिलफोर्ड ने व्यक्ति में 14 संवेग और 14 मूल प्रवृत्तियां मानी हैं। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्ति में 2 मूल प्रवृत्तियां मानी हैं। प्लुचकी ने व्यक्ति में 8 मूल प्रवृत्तियां और 8 संवेग माने हैं। वॉटसन के अनुसार जन्म के समय शिशु में 3 संवेग, भय, क्रोध और स्नेह पाए जाते हैं। वॉटसन ये मानते हैं। और एक और मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी वीडियो के एंड में, कि बच्चे में जो मेनली जो जन्म के समय एक ही चीज़ पाई जाती है, ठीक है, वो आप एंड में वीडियो देखेंगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, एंड तक ज़रूर देखना। वॉटसन के अनुसार जन्म के समय शिशु में 3 संवेग, भय, डर, क्रोध करता है वो, स्नेह पाए जाते हैं। जीवन का सबसे प्रभावशाली संवेग भय को माना जाता है। ब्रिजेज महोदय क्या कहते हैं? जन्म के समय शिशु में कोई संवेग नहीं पाया जाता, केवल उत्तेजना पाई जाती है। तो क्या पाया जाता है? उत्तेजना पाई जाती है। कौन मानते हैं? ब्रिजेज। सिगमंड फ्रायड के अनुसार किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति की भावना किशोरों के जीवन में उथल पुथल मचा देती है। सिगमंड फ्रायड के अनुसार किशोरावस्था में जो काम प्रवृत्ति की भावना है वो किशोरों के जीवन में उथल पुथल मचा देती है। संवेगों की विशेषताएं। जन्मजात और प्राकृतिक होते हैं संवेग।
संवेगों के द्वारा ही मूल प्रवृत्तियों को अभिव्यक्त किया जाता है। संवेग सभी व्यक्तियों में अनिवार्य रूप से होता है, अर्थात सार्वभौमिक होता है। संवेग व्यक्ति की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं। संवेग की उत्पत्ति आंतरिक स्तर पर होती है, जिन्हें बाहरी शारीरिक पक्ष के द्वारा दर्शाया जाता है। संवेगात्मक व्यवहार के दो पक्ष हैं, वास्तविक व्यवहार यानी साइकोसिस तथा दिखावा मात्र व्यवहार यानी न्यूरोसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, संवेगात्मक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं। जो वास्तविक व्यवहार है जिसमें कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं है वो है साइकोसिस, और जिसमें दिखावा मात्र है वो है न्यूरोसिस। किशोरावस्था प्रभावित करने वाले संवेग हैं भय, क्रोध और काम प्रवृत्ति की भावना। ये तीन होते हैं। संज्ञानात्मक विकास, इसके प्रतिपादक कौन है? जीन प्याजे। संज्ञान का अर्थ वातावरण के साथ अंत्यक्रिया करके ज्ञान को प्राप्त करना है। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने का कार्य कक्षा कक्ष, विद्यालय, खेल का मैदान, वातावरण एवं वंशानुक्रम आदि द्वारा किया जाता है। देखिए, संज्ञानात्मक विकास का मतलब है कि बच्चे को जो ज्ञान हो रहा है, संज्ञान इसके अंदर ही छुपा हुआ है, सम प्लस ज्ञान, संज्ञान। तो उसे जो ज्ञान हो रहा है वो किन किन के साथ जुड़ा हुआ है, वो ज्ञान कहाँ कहाँ से प्राप्त कर रहा है, जो अंत्यक्रिया कर रहा है वो बच्चा, वो उसके बारे में ये प्रतिपादक हैं इनके जीन प्याजे। वो कहते हैं कि वातावरण के साथ अंत्यक्रिया करके ज्ञान को प्राप्त करना, वो क्या कहलाएगा? हमारा संज्ञानात्मक विकास। और इसके प्रतिपादक याद रखिएगा, भूलना नहीं है, क्योंकि ये आगे भी आएगा, अधिगम में भी आएगा और ये बहुत बार अपने से पूछेंगे। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने का कार्य, सबसे पहले जो बाज आएगा, बच्चा स्कूल जाएगा तो कक्षा कक्ष, उसका पूरा विद्यालय, खेल का मैदान, वातावरण एवं वंशानुक्रम सभी द्वारा होगा, प्रभावित भी होगा और वहाँ से वो बहुत कुछ बच्चा सीखेगा भी। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ। स्कीमा, मानसिक, बौद्धिक और चिंतन के विकास की अवस्था ही स्कीमा कहलाती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लिख लीजिए, अभी मैं कह रही हूँ, जब आप वीडियो देख रहे हैं तभी लिख लीजिए। स्कीमा क्या है? सीधा पूछेगा, 4 ऑप्शन होंगे लंबे लंबे, उसमें से आपको चुनना होगा। मानसिक, बौद्धिक और चिंतन के विकास की अवस्था स्कीमा कहलाती है। अनुकूलन, वातावरण में समायोजन स्थापित करने की जन्मजात और प्राकृतिक योग्यता ही अनुकूलन है। स्कीम्स, अब एक तो आया था स्कीमा और एक आया था स्कीम्स। व्यक्ति के व्यवहार का वह संगठित रूप जिसे व्यक्ति जीवन में बार बार काम में लेता चला जाता है, वे क्या है? स्कीम्स। साम्य धारण, समस्या समाधान करने को किया गया वास्तविक प्रयास साम्य धारण है। अब देखिए, स्कीमा और स्कीम्स, जब हम स्कीमा की अवस्था को पूरी तरह अंदर मजबूती से ले लेंगे, मानसिक, बौद्धिक और चिंतन, ये हमें अच्छे से हो जाएगा ना जब, तब स्कीम्स, उसका जो व्यक्ति के व्यवहार का वह संगठित रूप जिसे व्यक्ति जीवन में बार बार प्रयोग में लेता चला जाता है, वो स्कीम्स है। स्कीमा से स्कीम्स बनेगी ना, तो ये आप याद रखिएगा। पहले हमने स्कीमा बनाया और फिर स्कीम्स बनाई, जिंदगी को जीने की स्कीम्स, ठीक है, भूलना नहीं है इसको। साम्य धारण क्या है? समस्या समाधान करने को किया गया वास्तविक प्रयास साम्य धारण है। जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा है, जो कि निम्न है। संवेगीय पेशीय अवस्था, ये कब से कब तक होती है वो देखिए। समय जन्म से 2 वर्ष, संवेगीय पेशीय अवस्था। इसे संवेगीय पेशीय अवस्था, इंद्रिय गामक अवस्था तथा ज्ञानेंद्रिय गामक अवस्था भी कहा जाता है। इस समय सीखने का सहायक तत्व अनुकरण होता है। इस अवस्था में बालक ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करता चला जाता है। इस अवस्था में मूल प्रवृत्तियों और संवेगों का विकास हो जाता है तथा बालक के कार्य और व्यवहार मूल प्रवृत्ति आधारित माने जाते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा, आपने अभी पढ़ा था ऊपर कि 2 वर्ष तक का जो बालक होता है वो सबसे पहले किससे सीखता है? अनुकरण से सीखता है। तो ये भी वही बात कर रहे हैं कि संवेगीय पेशीय अवस्था, वो अपने संवेगों से, पेशियों से छू कर किसी का जो भी हमने कहा, आप जैसे हम बच्चे को बोलते हैं, बोलो माँ, तो वो बोलेगा माँ। हम उससे बोलेंगे पापा, तो वो बोलेगा पापा। कोई चीज़ उसको बोलेंगे ले मुँह में डाल खा, तो वो खाएगा।
वरना वो क्या है, पड़ी रहेगी, फेंकेगा नहीं, उठाने की कैसे भी कोशिश करेगा। जैसे आपको मैंने बताया था पीछे वाली वीडियोस में, पूरा हाथ ही हिला देता है, सिर हिलाता है जैसे मूवमेंट करने के लिए। तो अनुकरणीय अवस्था पहली अवस्था। प्राक संक्रियात्मक अवस्था सेकंड जो होती है, पहली तो अपनी संवेगीय पेशी अवस्था मतलब अनुकरण। अब दूसरी प्राक संक्रियात्मक अवस्था, समय 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व वैचारिक की क्रियावस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है और बालक जिस वस्तु के संपर्क में आता है उसके बारे में विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछना शुरू कर देता है। इस अवस्था में बालक का मस्तिष्क बिना किसी तर्क या तार्किक चिंतन किए हुए अन्य लोगों की बातों को स्वीकार करता चला जाता है। इस अवस्था में बालक खिलौनों को वास्तविक मानना शुरू कर देता है। कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ये भी बहुत ईजी है, आपको समझ आ गया होगा। एक, उसमें जिज्ञासा शुरू हो जाती है। दूसरा, खिलौनों को वो वास्तविक मानता है। तीसरा, उसको आप जो भी एक सूचना जो भी देना चाहते हैं उसको देते चले जाइए, वो बिना किसी प्रश्न के आपसे ग्रहण करता जाएगा। तभी तो 5 वर्ष के बालक को जो सरकार है उन्होंने भी निश्चित किया है कि 5 वर्ष के बालक को आप स्कूल में डालेंगे। 5 वर्ष के बालक से पहले वो कहाँ जाएगा, आंगनवाड़ी के अंदर जाएगा। वहाँ पे भी वो बहुत कुछ सीख के आएगा। गिनती बोलना सीख लेते हैं, कविताएं बोलना सीख लेते हैं, इतनी सारी चीज़ें, उठना बैठना सीख लेते हैं, वो सीख के आते हैं। जब वो स्कूल में आते हैं, प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करते हैं अपनी, तो पहली कक्षा में होते हैं। तो पहली कक्षा में हम उन्हें बहुत सारा जो सूचनाएं हैं उनको देना प्रारंभ करते हैं। 1 से 100 तक गिनती भी सिखा देते हैं उन्हें, चित्रों के द्वारा उनको दिखाकर, उनको अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के अंदर, वो हिंदी में अपने वर्णमाला है वो याद करवानी, लिखनी शुरू करवा देते हैं। तो वो चित्रों को भी पहचानता है, लिखता भी है। तो उसकी जो ये प्रक्रिया इतनी फास्ट कैसे हो जाती है, क्योंकि उसका दिमाग इस समय सूचनाओं को ग्रहण करने के लिए तत्पर होता है, सीखने के लिए तत्पर होता है, सूचनाओं को ग्रहण करने के लिए रेडी होता है, तत्पर होता है। तो अपनी दूसरी अवस्था प्राक संक्रियात्मक अवस्था ये है, और इसका समय याद रखेंगे 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जन्म समय 7 से 11 वर्ष, जन्म नहीं, समय 7 से 11 वर्ष। इसे स्थूल क्रियावस्था, वैचारिक क्रियावस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक में तार्किक चिंतन शुरू हो जाता है, लेकिन बालक में मूर्त चिंतन पाया जाता है। बालक विभिन्न वस्तुओं, घटनाओं और व्यक्तियों में अंतर करना और समानता करना सीख जाता है। बालक पत्थर को निर्जीव और व्यक्ति को सजीव मानता है। ये बताना चाहते हैं कि जो ऊपर अपने करके आए उस संक्रियात्मक अवस्था के अंदर, तो बालक खिलौनों को भी वास्तविक मानता है, अपनी गुड़िया को, गुड्डों को, और यहाँ पे जो है वो सजीव और निर्जीव के अंदर अंतर करना शुरू कर लेता है। औपचारिक क्रिया अवस्था, समय 12 वर्ष के बाद। इसे सूक्ष्म क्रिया अवस्था और मूर्त क्रिया अवस्था भी कहा जाता है। इस अवस्था में चिंतन की प्रक्रिया और अधिक जटिल हो जाती है और बालक में मूर्त चिंतन पाया जाता है। इस अवस्था में बालक में तर्क, वितर्क, वाद विवाद, कल्पना, समायोजन, समस्या समाधान, निर्णय आदि सभी मानसिक शक्तियों का विकास हो जाता है। ये कौन सी है? औपचारिक क्रिया अवस्था। तो 4 अवस्थाएं हैं जीन पियाजे द्वारा दी हुई। अब आगे देखेंगे मानसिक विकास। कुछ प्रमुख परिभाषाएं। एलिस, किशोरावस्था में किशोरों में उच्च मानसिक योग्यता का प्रयोग करने की क्षमता विकसित हो जाती है। क्रो एंड क्रो सामान्यतः ये कहते हैं कि 6 वर्ष की आयु में बालक का मानसिक विकास अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। वॉटसन क्या कहते हैं? 15 से 20 वर्ष की आयु में मानसिक विकास सर्वोच्च स्तर पर होता है। गेसेल कहते हैं आरंभिक 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों की तुलना में दुगना मानसिक विकास होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो बच्चा 6 वर्ष तक का होता है उसका जो मानसिक विकास होता है वो आने वाले मानसिक विकास की तुलना में दुगना जो है अपना मानसिक विकास कर लेता है। और क्रो एंड क्रो तो ये कहते हैं कि 6 वर्ष की आयु में बालक का मानसिक विकास अपनी पूर्णता को ही प्राप्त कर लेता है। तो आप सोच के देखिए जन्म से लेके 6 वर्ष तक कितना उसका महत्वपूर्ण समय होता है बच्चे का, उसको सिखाने के लिए,
उसको अपने जीवन के व्यवहार सिखाने के लिए, उसको जीवन के आदर्श सिखाने के लिए, कुछ भी उसको जिस तरह से वो, जैसे वाटसन ने कहा है ना, एक बहुत ही बढ़िया परिभाषा है, आप मुझे कोई भी बालक दो, मैं उसे कुछ भी बना दूंगा। तो ये ऐसे ही नहीं कहा उन्होंने, मगर शर्त यह है कि जन्म से अपने बच्चे को जिस तरह का संस्कार देंगे तो उसमें उसी तरह के संस्कार जो हैं पुटअप होते हैं। कई लोग ये शायद सोचते होंगे कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तब उसमें वो एटिकेट्स आएंगे। ऐसा नहीं होता है। जन्म से 6 वर्ष तक ही बालक के अंदर जो हम उसे सिखाना चाहते हैं वो आ जाता है। जब शिशु गर्भावस्था में 3 सप्ताह का होता है तो मस्तिष्क का निर्माण शुरू हो जाता है। 3 सप्ताह का। जन्म के समय मस्तिष्क का वजन लगभग 350 ग्राम होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि बुद्धि एक जन्मजात और प्राकृतिक योग्यता है जिसमें लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। जब शिशु गर्भावस्था में 3 माह या 14 सप्ताह का होता है तो मस्तिष्क का निर्माण हो जाता है। 3 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का आधे से अधिक विकास हो जाता है। 3 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का आधे से अधिक विकास हो जाता है और वजन लगभग 1260 ग्राम होता है। 5 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का 90% विकास हो जाता है। देख लीजिए, अब 5 वर्ष की आयु में 90% विकास हो गया उसका। और कब से वो सीख रहा है? गर्भावस्था में ही वो सीखना प्रारंभ कर देता है। किशोरावस्था में मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है और वजन लगभग 1400 ग्राम हो जाता है। मानसिक विकास की विभिन्न गतिविधियां और क्रियाकलाप। 1 सप्ताह के बालक के कार्य और व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं। 2 सप्ताह के बालक प्रकाश, चमकीली वस्तु और बड़ी वस्तु की ओर देखकर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। 2 सप्ताह का जो बालक होगा वो लाइट की तरफ, प्रकाश की तरफ और चमकीली वस्तु और बड़ी वस्तु को देखकर ध्यान केंद्रित करेंगे। और 1 सप्ताह के बालक के अंदर जो कार्य और व्यवहार होंगे उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होंगे। 3 माह का बालक अपनी माँ को पहचानना शुरू कर देता है। 6 माह का बालक प्रेम और क्रोध में अंतर करना सीख जाता है। 1 वर्ष का बालक अन्य लोगों के कार्य और व्यवहार अनुकरण करता है। 2.5 से 3 वर्ष के बालक में सोच विचार करने की क्षमता विकसित हो जाती है। 3 वर्ष का बालक अपना नाम बताना शुरू कर देता है। वैसे तो इससे पहले भी जो होते हैं, कई बालकों को मैंने देखा वो बता देते हैं इससे पहले भी। 4 वर्ष का बालक गिनना व लिखना शुरू कर देता है। आप इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन जरूर करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे और याद करेंगे। और वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बनाना प्लीज़, मैं फिर से प्लीज़ कह रही हूँ, इस बार भी अपने नोट्स बनाएं, ज़रूर बनाएं। 5 वर्ष का बालक जो है, 4 वर्ष का बालक गिनना व लिखना शुरू कर देता है। 5 वर्ष का बालक विभिन्न रंगों में अंतर करना शुरू कर देता है। 6 वर्ष का बालक शरीर के विभिन्न अंगों का नियम बताना शुरू कर देता है। 9 वर्ष का बालक दिन, महीने, वर्ष, समय, वार सभी का ज्ञान हो जाता है। 9 वर्ष का बालक 4थी क्लास में होता है। अपने अगर बच्चे को जिस तरह से अभी अपने एडमिशन करवाते हैं उसको, तो आप सोचिए कि 9 वर्ष का, ऐसे इसको याद रखते हैं कि छोटा जो बालक होता है वो क्या क्या क्रियाकलाप करता है। फिर जब वो 1 महीने का होता है, 2 महीने का होता है, 3 महीने का होता है, जो 3 महीने का बालक होता है वो माँ को पहचानना शुरू कर देता है। इसी तरह से आप एक बालक को, जो आपने जिसको जन्म से देखा हो या छोटे थोड़े से बड़े को देखा हो, वहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं और उसको ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। कहाँ थे हम? 6 वर्ष का बालक विभिन्न अंगों का नियमन बताना शुरू कर देता है। 9 वर्ष का बालक दिन, महीने, वर्ष, समय, वार सभी का ज्ञान हो जाता है। वह वस्तु का लगभग 60% याद रख पाता है। जो देखी हुई वस्तु होती है उसका लगभग 60% याद रख लेता है। 12 वर्ष की आयु में तर्क, वितर्क, वाद विवाद, कल्पना आदि सभी मानसिक शक्तियों का विकास हो जाता है और देखी हुई वस्तु का 75% याद रख लेता है। 12 वर्ष का काफ़ी बड़ा हो गया। 16 वर्ष की आयु में मानसिक विकास पूर्णता प्राप्त हो जाता है। ये हमारा टॉपिक यहाँ पूरा हो गया, विकास के विभिन्न स्वरूप। तो अभी अपनी ये जो किशोरावस्था के
या जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के जो विकास के विभिन्न स्वरूप थे वो हमने कर लिए हैं। इससे पहले जो वीडियोस जो डाली हुई हैं शिक्षा मनोविज्ञान की, हिंदी की, गणित, अंग्रेजी और प्रैक्टिस सेट भी हैं, वो आप ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट बनी हुई है। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें आपके दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले समय में करना चाहते हैं, तो उनको भी ये वीडियो का लिंक जो है ज़रूर शेयर करें, वीडियो शेयर करें और अपने नोट्स ज़रूर बताएं। और हाँ, वो एक जो मैंने आपको बताना था एंड में, वो ये था कि जन्म के समय शिशु में केवल और केवल क्या पाई जाती है? उत्तेजना पाई जाती है। ये प्रश्न पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जन्म के समय शिशु में सिर्फ उत्तेजना पाई जाती है। कोई आपको कह दे कि उसमें क्रंदन पाया जाता है, भय पाया जाता है, रुदन पाया जाता है, उत्तेजना, तो क्या पाया जाता है? उत्तेजना। ठीक है जी। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, या इससे पहले कोशिश रहेगी कि प्रैक्टिस सेट जो है आपको इसके उपलब्ध करवाएं। तो जैसा भी होगा आपको इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। और कम्युनिटी टैब है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन डाले जाते हैं, तो आप उस पर अपनी पोलिंग किया कीजिए। कोई भी आपको किसी भी विषय के ऊपर डाउट है या जो भी आप आगे आने वाली वीडियोस में देखना चाहते हैं जिस विषय से संबंधित, हिंदी, गणित, विज्ञान, जो भी, तो आप उसके ऊपर बता सकते हैं। ठीक है जी। थैंक यू सो मच।